हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अगले पार्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हम इसमें क्या डिस्कस कर चुके थे कि यूरोप में रूढ़िवाद फिर से, कंजर्वेटिविज्म फिर से स्थापित हो चुका था, नेपोलियन का शासन समाप्त हो चुका था और रूढ़िवाद के विरोध में हमने डिस्कस किया था कि जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ है क्रांतिकारियों की वो चलाई जा रही थी। इस कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि जो इटली का क्रांतिकारी था जुसेप्पे मेत्सिनी, उसने किस प्रकार से अपने क्रांतिकारी संगठन बनाए और उसने किस प्रकार से जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनको यूरोप में, इटली में जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने ये डिस्कस किया कि ये जो फिर से रूढ़िवादी सरकारें स्थापित हुई, इन्होंने, नेपोलियन ने जो आधुनिकता के संबंध में सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, उन्हें तो बनाए रखा, लेकिन इन्होंने जो अपनी निरंकुशता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या किया, क्रांतिकारियों के ऊपर नियंत्रण और बढ़ा दिया, सेंसरशिप को इन्होंने और ज़्यादा कठोर बना दिया और जो भी क्रांतिकारी विरोध करते थे उनका इन्होंने दमन करना, यानी कि उनको मरवाना, जेलों में डलवाना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ इन्होंने शुरू कर दी। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में यूरोप में किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो रही है, फ्रांस से हो रही है। एक बार फिर से जो राष्ट्रवादी भावना की ज्वाला है वो एक बार फिर से फ्रांस में ही हमें देखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे कि 1830 में ऐसा क्या होता है कि फ्रांस में एक बार फिर से क्रांति शुरू हो जाती है और फिर उस क्रांति के क्या इम्पैक्ट रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्रांतियों का युग 1830 से 48। इसमें हम कुछ क्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाए कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक पे तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, और एक्सप्लेनिंग भी मैं आंसर फॉर्मेट में ही करवा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें अगर इस क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करना हो तो वो हमें किस प्रकार से करना है। तो इस टॉपिक पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कारण क्या थे, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वियना संधि हुई थी 1815 में, उसके बाद रूढ़िवाद जो फिर से स्थापित हो गया था, उनके द्वारा फ्रांस में क्या किया गया था, जो नेपोलियन से पहले बूर्बों वंश के शासक थे उनको फिर से बिठा दिया गया था। तो अब 1830 के आसपास चार्ल्स दशम का शासन चल रहा था, चार्ल्स 10वें का शासन चल रहा था। इसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि जनता के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि उनके अंदर जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं वो तो पहले से ही प्रज्वलित हो रही थी और इसने क्या किया, अपने फैसलों के द्वारा उनके गुस्से को भड़का दिया, लोगों को मौका दे दिया इसने क्रांति के द्वारा। तो इसने क्या किया, ऐसे स्टेप्स उठाए कि लोग क्रांति करने पर मजबूर हो गए। कुलीनों और पादरियों को विशेष अधिकार देने का इसने प्रयास किया। पहले हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की थी, उसके दौरान भी हमने यही डिस्कस किया था कि समाज में 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में ये कुलीन वर्ग के लोग जो कि सत्ता संपन्न लोग थे, अमीर लोग थे, ये आते थे, इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। जो चर्च है, पादरी वर्ग था, उनको भी विशेष अधिकार मिले हुए थे और आम लोग इन राजा को और चर्च दोनों को टैक्स पे करते थे। तो इसी के अगेंस्ट में वो क्रांति हुई थी और इसने फिर से वही काम किया कि जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे उनको विशेष अधिकार देने शुरू किए और जो आम जनता है उनका शोषण करना जब शुरू किया तो जनता का जो गुस्सा है वो भड़क गया। चर्च की संपत्ति वापस लौटा दी, चर्च को भी अलग से संपत्ति दी हुई थी, जैसे भूमि दी हुई थी उससे चर्च को आय होती थी, तो उसने वो चर्च की संपत्ति वापस लौटा दी। और जो पादरी थे उनको जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, इस तरीके के जो कार्य हैं वो पादरियों को फिर से सौंप दिए गए ताकि समाज में उनका वर्चस्व बढ़े, जो आम लोग हैं उनके बीच में
इनका महत्व बढ़े, वो अपने इन कामों को करवाने के लिए इन पादरियों पर निर्भर हो जाएं। तो इस वजह से भी लोग इससे चार्ल्स दशम से नाराज हुए। फिर उसने ऋण पर ब्याज की दर बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 से बढ़ाकर के 5% कर दी। तो लोन कौन लेगा, कर्जा कौन लेगा, जो गरीब होगा। तो इसने एक और स्टेप ऐसा उठाया जो कि गरीब लोगों की समस्या को बढ़ाने वाला था। जो कर्जा था उस पर इसने ब्याज की दर 3% से बढ़ा करके 5% कर दी। तो इसका भी लोगों ने विरोध किया। और क्या किया इसने, उदारवादी मंत्रिमंडलों को भंग करने का प्रयास किया। जो इनकी नीतियां बनाने की व्यवस्था थी उसमें जो उदारवादी लोग थे उनको स्थान दिया गया था मंत्रिमंडल के रूप में। तो इसने उन मंत्रिमंडलों को भंग करने का प्रयास किया, अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की कि जो उदारवादी लोग हैं उनका प्रभाव समाप्त हो जाए और जो भी नीतियां बनाए उनमें उसका अकेले का एकल प्रभुत्व बना रहे। मतलब उसने शासन का केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया। तो इन उदारवादी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसका फिर रिजल्ट किस रूप में सामने आया, 1830 की क्रांति के रूप में। तो जुलाई 1830 में इसके विरोध में फिर फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है 1830 की। तो उदारवादियों ने जुलाई 1830 में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के फिर क्या रिजल्ट निकले, इससे क्या हुआ, बूर्बो वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया और एक नए वंश का शासन शुरू हुआ, ओरलियंज वंश का शासन शुरू हुआ। ओरलियंज वंश के लुई फिलिप को यहाँ पर शासक बना दिया गया। और क्या हुआ, जो वियना संधि थी कब हुई थी, 1815 में हुई थी। उसको सही माना जा रहा था अभी तक कि जो फ्रांस में शासन व्यवस्था थी वो उसी के अनुसार चल रही थी, क्योंकि जो बूर्बो वंश का शासक था वो इसी संधि के अनुसार फिर से सत्ता पर बैठा था। तो वो इस संधि को सही मान रहा था। तो अब इन उदारवादियों ने क्या किया, इस संधि को उन्होंने कहा कि हम सही नहीं मानेंगे, इसकी उचितता का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। पादरियों का प्रभाव समाज में कम किया गया और मध्यम वर्ग के प्रभाव में वृद्धि की गई। मध्यम वर्ग में कौन शामिल थे, शिक्षित लोग, व्यापारी, व्यवसायी लोग शामिल थे। तो इनके प्रभाव में वृद्धि हो, इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए। इस क्रांति से जो यूरोप के दूसरे देश थे उन्हें भी प्रेरणा मिली, जैसे कि बेल्जियम है। बेल्जियम पर फ्रांस की 1830 की क्रांति का प्रभाव पड़ा और बेल्जियम ने विरोध करके, वहाँ के लोगों ने विरोध करके क्या किया, हॉलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। बेल्जियम पहले हॉलैंड का गुलाम था और यहाँ की 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली कि जब वो बूर्बो वंश का शासन उखाड़ सकते हैं तो हम क्यों हॉलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से जैसे बेल्जियम ने इंस्पिरेशन ली 1830 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने भी इससे प्रेरणा ली। कौन कौन से देश थे जिन्होंने प्रेरणा ली, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इंग्लैंड, इन देशों पर भी प्रभाव पड़ा। पोलैंड जैसे उस समय रूस का गुलाम था, हालांकि रूस ने पोलैंड के विरोध को दबा दिया, लेकिन हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि इसका फ्रांसीसी क्रांति का इन देशों पर ये इम्पैक्ट पड़ा। तो इसके इतने ज़्यादा व्यापक प्रभाव को देखते हुए मैटरनिक के बारे में हम वियना ट्रीटी में डिस्कस कर चुके हैं कि इसने उस वियना ट्रीटी को होस्ट किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मैटरनिक। तो इसने कहा था कि जो फ्रांस में अगर कोई भी गतिविधि होती है उसका प्रभाव पूरे यूरोप में दिखाई देता है। तो उसको देखते हुए इसने एक स्टेटमेंट दी थी, एक टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि अगर फ्रांस में कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है तो उसी प्रकार का घटनाक्रम यूरोप के दूसरे देशों में जरूर घटित होगा। इस पर इसकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही बैठती है। तो अब इस 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम यूरोप के एक और देश यूनान के बारे में, ग्रीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से जो ये राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो उभरी और वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को। तो इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा,
ये यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष की व्याख्या कीजिए, इस पर नोट लिखिए। इस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम है वो कब शुरू हुआ? 1821 में शुरू हुआ। तो यूनान किसका गुलाम था? ओटोमन साम्राज्य का, ओटोमन एम्पायर का यूनान 1458 से गुलाम था। 15वीं सदी से ये गुलाम चला आ रहा था। तो इतने सदियों से ये ओटोमन एम्पायर का गुलाम था। तो स्वाभाविक ही है कि जो पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा उभर रही थी उसका इफेक्ट यूनान पर भी पड़ना जरूरी था, और ऐसा हुआ भी। अब यूनान में भी राष्ट्रवादी भावनाएं उठने लगी और उसका प्रभाव हमें यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दिखाई देता है। यहाँ मैं बता दूं कि जो ओटोमन साम्राज्य है वो क्या था? एक मुस्लिम साम्राज्य था 1299 में जो तुर्की में स्थापित हुआ था, और ये इतना ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को इसने अपने कब्जे में कर रखा था। यूरोप के जो पूर्वी देश थे वो इसके कब्जे में आते थे और एशिया के पश्चिमी देश इसके नियंत्रण में थे। तो अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूनान है ओटोमन एम्पायर से ये आज़ाद हुआ। तो यूनान से जिन क्रांतिकारियों को निकाल दिया गया था उस समय पर क्या किया जाता था? जो भी राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको वहाँ से, उस देश से निकाला दे दिया जाता था और वो किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता था। तो इसी तरीके से यूनान से जो क्रांतिकारी निकाले गए थे उनको यूरोप के दूसरे देशों में समर्थन मिला, और जो यूरोप के जो दूसरे क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि यूनान क्या है? यूरोप की सभ्यता का पालना है, यानी कि ये यूरोप की सभ्यता का केंद्र है। तो ये एक मुस्लिम साम्राज्य का गुलाम नहीं रह सकता, यूनान को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। तो जो यूरोप के दूसरे कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने भी क्या किया? यूनान के मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने जनमत जुटाया, यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं, कहानियों, रचनाओं के जरिए लोगों को प्रेरणा दी कि वो इस मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करें। इसी कड़ी में जो एक अंग्रेज कवि थे, इंग्लैंड के कवि थे लॉर्ड बायरन, वो पैसे इकट्ठे करके स्पेशली यूनान गए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए, और 1824 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष जो 1821 में शुरू हुआ वो 32 में जाकर के ख़त्म होता है कुस्तुंतुनिया की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा। तो इस संधि के द्वारा यूनान आज़ाद हो गया। तो इसमें हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए, नोट लिखिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष कब शुरू हुआ? 1821 में शुरू हुआ, और कौन सी संधि के द्वारा यूनान आज़ाद हुआ? ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 1832 की कुस्तुंतुनिया की संधि के द्वारा यूनान आज़ाद हुआ। तो ये इस वीडियो में हमने 2 मुख्य क्रांतियाँ डिस्कस की, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। तो अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि 1830 के बाद यूरोप में जो कला है, संस्कृति है, जैसे कि भाषा है, नाटक है, इन्होंने किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।